वहीं भागलपुर में संदिग्ध परिस्थिति में 4 लोगों की मौत से हड़कंप मचा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। उनका कहना है कि लोगों की मौत शराब पीने से हुई है, जबकि प्रशासन इन बातों से साफ इनकार कर रहा है। आपसे 2 लोग से बात कर लीजिए, आप 2 लोग हैं उनसे। अभी मैं एक पीड़ित परिवार के साथ हूँ। क्या कुछ हुआ था और कैसे जो है विनोद राय की मौत हो गई? दारू पीने से मौत हुई। दारू पीने से मौत हुई। कहाँ से दारू वो लाए थे और दारू रही हम नहीं देखे सर, हम तो घर का काम करते हैं, पर्व त्योहार का दिन है, हम ही नहीं देखे कि कहाँ से वो लेके आया, मतलब लेके आया वो डिब्बा में करके पिया है। तो शराब जो है वो साहबगंज के आसपास मोहल्ले में बिकती है? साहिबगंज मोहल्ले में बिकता है कि बाहर में बिकता है उतना नहीं जानता, मतलब है होगा तो गाँव में घर में नहीं। और कितने लोगों की मौत हुई है साहबगंज में आज? आज खाना तो शायद 3 लोग का भी दिखा रहा है कल से। सबकी मौत शराब पीने से हुई है? हाँ, शराबी पीने से तो सुन रहा है कि शराबी पीने से हो रहा है। विनोद राय का यह परिवार है और विनोद राय की पत्नी जो है वो बैठी हुई है यहाँ पर। कैसे विनोद राय कब और कहाँ से शराब लेकर आए थे और वो उनकी मौत कैसे हो गई? हमने कहाँ से लाया था, कहाँ से वो पी कर आया था। वो पीकर घर आए थे? पी कर घर आए थे। आप मना करते थे उनको शराब पीने से? नहीं बात मानता था, वो पी लेता था शराब। आपकी बात नहीं मानता था? बहुत दिन बाद कल रात में भी जब उनकी मौत हुई, से पहले वो शराब पिए हुए थे? हाँ। देखिए, परिवार जो है साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि शराब पीने से जो है विनोद राय की मौत हुई है। हालांकि और भी कई लोगों की जो मौत है वो शराब पीने से हुई है, लेकिन भागलपुर जिला प्रशासन जो है इस मामले पर जो है नीपापोती कर रही है और इसकी पुष्टि जो है नहीं कर रही है। लेकिन जो है परिजन जो है, पीड़ित परिवार हैं, वो लगातार इस बात पर जो है अड़े हुए हैं कि जो मौत है वो शराब पीने से हुई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। वहीं बांका के अमरपुर में संदिग्ध परिस्थिति में मरने वालों की संख्या 10 पहुंच गई है। मृतक के परिजन और अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एसडीएम और एसडीपीओ मौके पर पहुंचकर पूछताछ लगातार कर रहे हैं। बांका जिला के अमरपुर प्रखंड में संदिग्ध मौत की संख्या अब 8-10 बताई जा रही है और इसको लेकर जिला प्रशासन में पूरी तरह से बेचैनी की स्थिति देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि अमरपुर में अभी सदर एसडीएम और एसडीपीओ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुँच चुका है। ऐसे में अब लग रहा है प्रशासन कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन रुख से लग रहा है कि कोई बड़ी तैयारी के जुगाड़ में लगी हुई है। प्रशासन से हम बात करने की कोशिश की तो सदर एसडीएम और एसडीपीओ ने साफ तौर पे कहा कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अब तक संदिग्ध मौत के बारे में कुछ भी कोई बताने से बच रहा है। ऐसे में बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है कि संदिग्ध मौत का आखिर कारण क्या है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। और बड़ी खबर आपको सुपौल से बता रहे हैं, जहां लौड़ गांव के सरपंच पर गांव की ही 3 बहनों ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। सरपंच में विरोध करने पर धारदार हथियार से एक लड़की की नाक काट दी। उसके बाद सरपंच मुस्तकीम ने खुद थाने पहुंचकर पीड़ित परिवार के खिलाफ चुनावी रंजिश में मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। घर में ये घर में बैठल रही उसे घर में घुस गए से बोरा घीच के निकाल बोलिए तो कहे एना बहुते बात बोलले तो कहिए तो अब हमरा को मारा लगले। सरपंच के भाई बेटा भोला लाके भरसा लाके हमर काट देलके। मतलब मैं जब से पंचायत में चुनाव खत्म हुआ, संपन्न हुआ है, उसके बाद से जहाँ जहाँ जाता हूँ ये टॉर्चर किया जाता है। उसी दौरान मतलब जो है सड़क की जमीन पर अतिक्रमण कर रहा था, मना करने पर मेरे साथ टॉर्चर किया, जिसके बिना हम सीओ साहब के यहाँ गए। सीओ साहब के यहाँ गए, सीओ साहब के यहाँ 17 आवेदन दिए और 19 को मेरे साथ इस तरह की घटना, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें मतलब जो है बाल बाल बच्चे मेरे और मतलब जो बेटा भतीजा और भी भाई सब मतलब जो है घायल हो गया। घायल अवस्था में मतलब जो है वो हॉस्पिटल में है। और इस वक्त हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से दोनों ही पक्षों की तरफ से पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई, क्या इस पूरे मामले पर किसी तरह का एक्शन लिया गया है?
जी नहीं, अभी तक पुलिस के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ये भी मामला तब सामने आया जब सरपंच खुद इन लोगों के साथ मारपीट कर और नाक लड़की का काट कर वहां पर थाने में पहुंचा है और वहां पर आवेदन देकर उसने भी अपने बचाव में आवेदन दिया वहां पर, जिसके बाद लड़कियों का जो पक्ष था, 3 बहनों का जो पक्ष था, वो भी वहां पहुंची है। उस वक्त सरपंच वहां मौजूद नहीं था और फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों का आवेदन लिया है और जांच में जुट गई है। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई इसमें सामने नहीं आई है। लेकिन जो पीड़ित लड़कियों का आरोप था कि सरपंच ने पहले उसके साथ घर में घुसकर छेड़खानी की और उससे पहले उसने उसकी छोटी बहन पर गलत आचरण का आरोप भी लगाया था, क्योंकि गांव में जो पंचायत होती है उस स्तर पर उस पर गलत आचरण का आरोप लगाकर उसे चारों ओर से घेरने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जब लड़कियों ने इस बात का विरोध किया और उसके बाद ये मामला अब थाने में पहुंच गया है और फिलहाल पुलिस की जांच इसमें शुरू हो चुकी है और जल्द ही मामले का निष्पादन हो सकता है। अमित, इस वक्त दोनों ही बहनें जख्मी हैं, क्या उनके इलाज की व्यवस्था कुछ की गई है या उनकी हालत कैसी है इस वक्त? इस मामले में एक बहन जिसकी नाक कटी है उसका प्राथमिक उपचार सदर अस्पताल में कराया गया है और परिवार वो सक्षम है अपनी बेटी के इलाज के लिए, जिसके बाद उसे वो अपने हायर सेंटर ले जाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर कोई बड़ी कार्रवाई अभी नहीं सामने आई है। लेकिन सरपंच ने जिस तरीके से इन लोगों के साथ घटना कर थाने में पहुंचकर अगर पुलिस उस समय तक जांच शुरू कर लेती तो हो सकता है सरपंच की उसी वक्त गिरफ्तारी होती और इस मामले का उद्भेदन भी होता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें तमाम जानकारी के लिए। तो सरपंच पर 3 बहनों के साथ छेड़खानी के आरोप हैं और इसी कड़ी में सरपंच ने भी पुलिस थाने में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। और एक तरफ जहां कई जिलों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत की आशंका है, वहीं पटना में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली शराब बनाने का खुलासा हुआ। पत्रकार नगर थाना इलाके में सिटी एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पटना पुलिस होली के दौरान शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसने के लिए रणनीति बना रही थी, लेकिन यहां तो धंधेबाजों ने बाजाप्ता नकली शराब बनाना शुरू कर दिया था और पत्रकार नगर पुलिस को अहम कामयाबी मिली। और देखिए बहुत सारी चीज़ें रिकवर की गई हैं और सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। एसएसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और एक बड़ी कार्रवाई सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में पत्रकार नगर थाने इलाके में ये कार्रवाई की गई है और बाकायदा जो नकली शराब बन रहा था उसका भांडाफोड़ हुआ है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और एक अहम कामयाबी पटना पुलिस को मिली है। और तस्वीरों में देखिए भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं इस वक्त नज़र आ रहे हैं और कई चीज़ें रिकवर की गई हैं और जो होम्योपैथ की दवा थी और जो दूसरी चीज़ें थी वो इस शराब में मिलाई जा रही थी। नकली शराब का एक बड़ा रैकेट जो है वो पटना में चल रहा था और गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने की है, एक अहम कामयाबी। और इस पूरे मामले का जब पटना पुलिस खुलासा करेगी तब पता चलेगा कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा रैकेट जो है वो बाकायदा संचालित हो रहा था। ब्रांडेड जो शराब हैं उनके नाम पर ये नकली शराब बिक रही थी और अब तक ये बात सामने आई थी कि जो देसी शराब है वो नकली और जहरीली बन रही है, लेकिन अब जो ब्रांडेड शराब है उसे भी नकली तरीके से बनाया जा रहा था और बाकायदा राजधानी पटना में ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन पुलिस ने इसका खुलासा किया है और ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार ये सारा चीज़ कैसे चल रहा था। एक अहम कामयाबी। और फिलहाल सारे पुलिसकर्मियों को आप देख रहे होंगे तस्वीरों में किस तरीके से ये पत्रकार नगर पुलिस ने कार्रवाई की है और पटना पुलिस के अधिकारी आखिरकार इस पूरे मामले पर किस तरीके से खुलासा करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चौंकाने वाला मामला राजधानी पटना में, ऐसे में जबकि जहरीली शराब पीने से कई जिलों में कई लोगों की मौतें हुई हैं, वैसे में पटना पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो पटना में जहरीली शराब बनाने में शामिल था। देखना होगा जो ये खुलासा होता है आखिरकार किस रूप में सामने आता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आज विश्व गौरैया दिवस है। दुनिया भर में गौरैया के संरक्षण और उनकी घटती संख्या को लेकर लोगों को जागरूक करने हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण गौरैया अब विलुप्ति के कगार पर है। गौरैया दिवस के मौके पर पटना स्थित चिड़ियाघर में गौरैया पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का जायजा लिया हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी ने। आज विश्व गौरैया दिवस है। 2010 में सबसे पहली बार 20 मार्च को इस दिवस को मनाया गया था और दुनिया भर में गौरैया के संरक्षण और उनकी घटती संख्या को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाने जाने की शुरुआत हुई और इसके बाद ही हर साल जो है ये दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और इसका जो थीम है
वो आई लव स्पैरो है। और क्योंकि बिहार की राजकीय पक्षी भी है गौरैया, तो ऐसे में पटना जू में जो है गौरैया के ऊपर एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें मॉडल्स बनाए गए हैं, वॉल पेंटिंग्स बनाए गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से गौरैया की जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं उनके ऊपर ये फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। तो हम सीधे तौर पर यहाँ जो मौजूद हैं लोग, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इन मॉडल्स के जरिए क्या कुछ प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। सर, ये बताइए, जिस तरीके से ये मॉडल्स बनाए गए हैं, इनको प्रदर्शित करने के लिए जो रखा गया है, इसका मकसद क्या है? जैसे लोगों को ये बताना कि गौरैया जो है, चूंकि इस प्रोग्राम का पूरा थीम ही है अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया, मतलब गौरैया लोगों से गुहार करे कि अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो फिर मैं विलुप्त हो जाऊंगी। तो उसी के थीम पे लोगों को जानकारी देने के लिए कि कैसे गौरैया को बचाया जा सकता है, उसके लिए मॉडल्स बनाए गए हैं। जैसे ये पहले पुराने गाँव का मॉडल है, आप देख सकते हैं। जैसे गाँव में गौरैया कैसे रहती थी, झुरमुट होते थे, पेड़ होते थे, घरों में खपरैल के पुपुआल के पेड़ होते थे, उसको बड़े अच्छे से वो लोग रहते थे। उनका एक इकोसिस्टम होता था। गौरैया की खासियत यह है कि जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे गौरैया नहीं पाई जाएगी, जहाँ इंसान रहेंगे वहाँ पे गौरैया सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। उसी के लिए ये दिया गया है। ये पहला हमारा मॉडल है, गांव को थीम करके कि कैसे पहले वो लोग रहते थे। ये हमारा दूसरा जो मॉडल है, जो आज के समय में अपार्टमेंट कल्चर जो विकसित हो चुका है, अब बड़े पैमाने में अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो किस प्रकार के अपार्टमेंट बन रहे हैं और क्या क्या दिखते हैं ताकि गौरैया उससे विलुप्त हो गई। जैसे देखिए, आप इसमें देखेंगे कहीं भी इसमें रहने के लिए घर नहीं है उनके पास, वेंटिलेटर का व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, चारों ओर कहीं नहीं। तो इसमें वो है कि उसमें वो नहीं रह पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो हम लोगों ने तीसरा मॉडल बनाया है कि हम कैसे उसको बना सकते हैं, कैसे दे सकते हैं कि वो वापस रहे। जैसे आप उसमें मॉडल में देखेंगे जगह जगह घर लगाए गए हैं, ताकि क्योंकि गौरैया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है आवासीय है, वो कभी भी रहेगा इंसानों के साथ रहना पसंद करेगा, तो उसके पास रहे। जैसे ये देखिएगा पूरा घर बनाया हुआ है ताकि वो उसमें रह सके, जगह जगह घोंसले के लिए, उनके दाना के लिए। और गौरैया छोटे छोटे झुरमुट पौधे पर रहना पसंद करती है, तो उन पौधों को लगाया गया है ताकि हम गौरैया को वापस बुला सके, कैसे बचा सके, इसी थीम पर हमारा ही ये है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर रूठी हुई गौरैया जो हमारे घरों से निकल चुकी है और हमारे घरों के आसपास आजकल नहीं दिखाई देती है, उनको वापस से हमारे घरों में, खेतों खलिहानों में वापस लाने के लिए एक मैसेज दिया जा रहा है। और गौरैया जो है वो खुद कह रही है, आप तस्वीरों में देखिए कि अभी मैं जिंदा हूँ। तो ऐसे में ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी है कि हम गौरैया का संरक्षण करें। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन मनीष के साथ। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।